देखो आगे तो ये सेक्शन फार्मूला आपको बताए ये सब चैप्टर सुनो। चैप्टर 9 है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन को समझने के लिए सबसे पहले क्या है आप तो जान ही चुके हो, सेक्शन फार्मूला था। सेक्शन फार्मूला जो आप पढ़े थे इस 7.2 में है ना 10th क्लास में। तो सेक्शन पॉइंट तो यहाँ पे ए बी लाइन सेगमेंट है और एक पॉइंट सी है, इसको m1 रेशियो m2 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट इस प्रकार से पिछले साल पढ़े थे, m1 s2 प्लस m2 s1 अपान m1 प्लस m2 m1/2 प्लस m2/1 अपान m1 प्लस m2। यदि सी पॉइंट क्या हो, बाहर हो, ए बी के बाहर हो, तो इसको कहेंगे एक्सटर्नल डिवीजन पॉइंट। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये लेते हैं कि ए बी के बाहर सी ले लिए, ए से सी तक की डिस्टेंस m1 है और बी से सी तक की m2, यानी ये वाली डिस्टेंस का रेशियो m1 रेशियो m2 है। तो ऐसी कंडीशन में एस सी एस वाई का कोऑर्डिनेट वही होगा जो ये है, लेकिन माइनस बीच में लग जाएगा। ठीक है, m1 s2 माइनस m2 s1 अपान m1 माइनस m2 m1/2 माइनस m2/1 अपान m1 माइनस m2। यदि सी पॉइंट क्या हो, ए बी का मिड पॉइंट है, तो वे कौन सा फार्मूला रहे, सी मिड पॉइंट है तो इंटरनल होगा कि एक्सटर्नल, इंटरनल होगा। तो इंटरनल वाले में जहाँ m1 और m2 के स्थान पे m1, m2 के स्थान पे भी m1 लिख देंगे, क्योंकि ए से सी तक की डिस्टेंस और सी से बी तक की डिस्टेंस सेम रहेगी कि नहीं रहेगी। तो m1 बराबर m2 लिख देंगे, तो m1 बराबर m2 इसी में लिख दिए, तो मिड पॉइंट का फार्मूला आ गया। जहाँ m2 था वहाँ भी m1 लिख दिए। ठीक है, तो यहाँ पे m1 कॉमन ले लिए तो क्या होगा, m1 m1 2 m1 कॉमन लिए, m1 2 m1, तो m1 कट गया, तो s2 प्लस s1 अपान 2 y2 प्लस y1 अपान 2, इसे क्रम बदल के भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये मिड पॉइंट का फार्मूला आ गया। अब देखो किसी ट्रायंगल का सेंट्रोइड कैसे निकालेंगे, इसी से जुड़ी हुई बात आगे क्या है, लिखो टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल। तो देखो सेंट्रोइड होता क्या है, पहले लिख लो टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल। ए बी सी सेंट्रोइड का मतलब क्या होता है कि किसी ट्रायंगल के वर्टेक्स और अपोजिट साइड को मिड पॉइंट को मिला दो। तो बी सी का मिड पॉइंट डी ले लेते हैं और इसको मिला दिए, तो इसको मीडियन कहते हैं। क्या कहेंगे, मीडियन। किसी ट्रायंगल के वर्टेक्स और अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन उस ट्रायंगल की क्या कहलाती है, मीडियन। तो एडी मीडियन है। इसी प्रकार और मीडियन भी होगी, बी वर्टेक्स ले लें और ए सी का मिड पॉइंट ले लें, तो ए सी का मिड पॉइंट क्या ले लिए, ई, और ए बी का मिड पॉइंट ले लिए एफ। ठीक है, तो ई को बी से मिला दो। ठीक है, एफ को सी से मिला दो। तो देखो तीनों मीडियन जहाँ से पास होते हैं उसको क्या कहेंगे, संगम। जैसे मान लो तीन नदियाँ जहाँ मिलती हैं, गंगा यमुना सरस्वती, संगम नहाने लोग जाते हैं इलाहाबाद। हाँ, तो संगम उसको क्यों कहते हैं, क्योंकि जिस स्थान पे तीन नदियाँ मिलती हैं उसको संगम कहते हैं। तो यहाँ तीन लाइन मिल रही हैं, कौन कौन, ए डी बी ई और सी एफ। तो जिस पॉइंट पर तीनों लाइन मिलती हैं उसको क्या बोलते हैं, हिंदी में संगमन बिंदु, कॉन्ग्रुएंट पॉइंट, कॉन्ग्रुएंट पॉइंट। तो मीडियन का कॉन्ग्रुएंट पॉइंट क्या कहलाता है, सेंट्रोइड। क्या कहलाता है, सेंट्रोइड। तो अब यहाँ पे देखो जो सेंट्रोइड होता है इसको जी से डिनोट करने की परंपरा है, और ये सेंट्रोइड जो जी है वो मीडियन को क्या करता है, 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। यानी यहाँ ए से डी तक की डिस्टेंस 2 है, तो जी से डी तक की डिस्टेंस 1 होगी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 2 है तो ये डिस्टेंस 1 होगी, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 2 है तो यहाँ से ये वाली डिस्टेंस 1 होगी। तो जो सेंट्रोइड होता है मीडियन को 2:1 के रेशियो में इंटरनली डिवाइड करता है, 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। अब ये बोले कि जब AD मीडियन है, AD क्या है, मीडियन है, तो D क्या होगा, BC का मिड पॉइंट होगा।
ठीक है, बताएं मीडियन की डेफिनेशन क्या होती है। वर्टेक्स और अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट कहलाती है मीडियन। ठीक है, तो जब AD मीडियन है तो DBC का मिड पॉइंट होगा, यदि BE मीडियन है तो EAC का मिड पॉइंट होगा, यदि CF मीडियन है तो FAB का मिड पॉइंट होगा। ठीक है, तो यदि A के कोऑर्डिनेट को हम डिनोट कर लें S1/1 से, B के कोऑर्डिनेट को डिनोट कर लें S2/2 से, C के कोऑर्डिनेट को डिनोट कर लें S3/3 से, तो D का कोऑर्डिनेट क्या होगा मिड पॉइंट का S2 + S3/2, S2 + S3/2 और by2 + by3/2, ऐसे मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट S2 + S3/2 और by2 + by3/2। ठीक है, अब देखो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया। अब ये भी तो जानते हो कि G लाइन सेगमेंट AD को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, तो G का कोऑर्डिनेट भी तो निकाल सकते हो सेक्शन फार्मूला लगा के, और वही सेंट्रोइड होगा। ठीक है, CSY ना लिख के GSY लिख लो, और GSY क्या करता है AD को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है, आजकल ऐसे स्थान पे जाओ कि जहाँ सीरियसली टेस्ट लिया जाता हो पूरे नीट रूट वाला, जैसे हमें मेरा सोनू भी गया था वहाँ इंदौर में, तो वहाँ से पढ़ा देते हैं, कभी टेस्ट लिए तो 4-6 संडे बाद कॉपी दिए, सब ऐसे नहीं रहता है अधिकांश लोगों में। पर ऐसे कोचिंग जहाँ स्ट्रांग रूल फॉलो किया जाता हो, ये नहीं है कि कोई अब किसी को लगाए हैं कर्मचारी तो हो गए, कभी टेस्ट ले लिए कभी नहीं लिए हैं, यहाँ सीरियसली टेस्ट होता। पहले खरे कोचिंग थी वहाँ इंदौर में जो सीरियसली हर संडे, वहीं से तो सेकंड हम फॉलो करने लगे थे, देख के आए थे, तो कि हर संडे टेस्ट लेते थे, जो पेपर आता है नीट का हर संडे लेते थे वे, उस प्रकार का बना के। हाँ, तुम्हारी औकात पता चलती रहे तुम किस लेवल में हो। आज जब टेस्ट लेवे न करेंगे तो आप पढ़ते रहोगे, कितना भी पढ़ते रहो, चाहे 4 साल से लड़का घर हमारे गाँव को करता था तैयारी, अब वो बोल रहा था कि जाएंगे यूक्रेन रूस जाएंगे नीट निकाल नहीं पाया तब कहाँ जाएगा रूस जाएगा, तो वहाँ रूस क्यों जाएगा, क्योंकि वहाँ बिना नीट निकाले न करेंगे और 20,000 में 20 लाख में हो भी जाएगा। उसके पास पैसा होगा, और यहाँ इंडिया में करेंगे तब 80 लाख लगेगा बिना नीट निकालोगे। पढ़ने वाला बच्चा, कहने का मतलब कि वहाँ टेस्ट ना भी हो तो अपने से पेपर दो हर संडे को। अरे सब बोलते भर हैं, वहाँ जाओगे तो फिर पता चलेगा 10 संडे बाद 10 संडे बाद पता चलेगा। बोलते रहते हैं इम्प्रेस करने के लिए, वहाँ सर कर्मचारी लगाए रहते हैं, सब ऐसे नहीं है। पता चला कि उस समय कोई नई कोचिंग होगी, जैसे मैं एक साल इंदौर गया था 2011 में, तो वहाँ कोठारी का नाम सुन के चला गया था। कोठारी में जितने अच्छे पढ़ाने वाले थे, पता चला कि उस साल वैद कोचिंग था, कोठारी वालों को खरीद लिया था वैद वाला। अब हम लोग फंस गए थे वहाँ हैं। तो वहाँ पे कोचिंग करने के लिए जाके 15 दिन 1 महीने तक देखो कौन कौन अच्छा पढ़ाने वाला। पता चला कि आप किसी कोचिंग में एडमिशन लिए हो, आप किसी दूसरे के यहाँ ट्यूशन भी पढ़ने जा रहे हो। ठीक है, जैसे अब जहाँ अच्छे पढ़ाने वाले एक्सपर्ट लोग पहुँच गए, टीचर अच्छा पढ़ाने वाले हैं, दूसरे कोचिंग में चले गए। अब हम उनको मान के यहाँ एडमिशन लिए थे, पता चला कि वहाँ कोई नया आ गया MSc करके पढ़ाने के लिए, तब हम फिर उसके यहाँ कोचिंग पढ़ने लड़के जाते थे, जो दूसरे के यहाँ चला गया। एडमिशन तो वहाँ फीस जमा कर दिए कोठारी में। ठीक है, तो ऐसा भी होता है बड़े बड़े शहरों में। ठीक है, पढ़ाने वालों को कोई दूसरा खरीद लिया, अच्छे जो पढ़ाने वाले थे, अच्छे पढ़ाने वाले तो ज़्यादा पैसा देके हाँ कोचिंग में ले लिए। अब एक ठो अच्छा पढ़ाने वाला कहाँ कहाँ पूछेगा, इतनी ब्रांच है। तो ये है सब अच्छे से राइट है कि अब एडमिशन लेना चाहिए। तुरंत जाके एडवर्टाइज देख करके, यहाँ का कहीं का एडवर्टाइज देख के जाके वहाँ फीस उस तुरंत जमा ना कर देना चाहिए। ठीक है, उसको ठोक ठाक के जमा करो, राइट है कि। ठीक है, जब वहाँ रहना है जब, ठीक है, तो देख ताक लो भाई। अभी तो वहाँ वैसे भी खींचते रहते हैं 4 महीने, कहेंगे इस तारीख से क्लास शुरू होगी, फिर कहेंगे अभी इस तारीख से क्लास शुरू होगी। पता पिछले साल महीनों लगा दिए थे एडमिशन। हाँ, वो शुरू हो चुकी होगी तब तो पीछे ना हो गए। और भी शुरू में जो जाते हैं अभी अगस्त तक करेंगे, 15 अगस्त तक एडमिशन करेंगे।
हम निगेटिव पॉइंट नहीं बोल रहे हैं, कहने के ये चाहते हैं कि आजकल ये भरोसा पक्का करने लायक कहीं भी नहीं है। वहाँ जाके चेक कर लो दाएं बाएं, फिर इसके बाद रहो। थोड़ी है कहते हैं कि वहाँ एडमिशन ना लो, एडमिशन लो पर वहाँ रहने के बाद उस समय की पोजीशन को देखने के बाद लो, एडवर्टाइज देख करके नहीं। किसी भी फील्ड में जाना हो तो, जैसे दिल्ली में कहीं एडमिशन IAS की कोचिंग करना है तो क्या करो, दिल्ली में जाके कमरा लेके 1 महीने रुको वहीं, और वहाँ का होलिया देख लो इस समय क्या पोजीशन है। वहाँ स्टूडेंटों से जाके पूछो, ठीक है, दाएं बाएं क्या पोजीशन है, कहाँ अच्छे पढ़ाने वाले हैं, कैसे समझ में आता है, क्या है। ऐसा तो नहीं है कि हम कोचिंग में एडमिशन ले लिए और वहाँ पे दूसरे स्थान पर ट्यूशन भी पढ़ने जा रहे हैं। पता चला कि यहाँ पे कोई आया, अब अच्छा गणेश में एडमिशन ले लिया, फीस जमा कर दिया 50,000 रुपये 11वीं क्लास में। अब गणेश में एडमिशन ले लिया किसको, अवनीश पांडे को, केमिस्ट्री को देख करके, या कोई किसी स्पेशली कोई पढ़ाने वाले। पता चला अवनीश पांडे अमारिसन में आ गए इस साल, ठीक है। अब क्या करोगे, गणेश में तो एडमिशन लिए हो पर ट्यूशन पढ़ने अवनीश के जाओगे ना, हैं। अब आए क्यों, गणेश में गए क्यों थे, अवनीश पांडे की वजह से गए थे। पता चला वो चले गए कहाँ, अब इस साल अमारिसन में चले गए। तो एडमिशन तो वहीं है और फीस भी दे दिए 50,000 ना, पर ट्यूशन पढ़ने के लिए कहाँ जाओगे फिर, अवनीश पांडे के यहाँ जाओगे। तो ये समझाने के लिए बता रहा हूँ। ऐसे मैं बहुत ये बोल अनुभव ये बता रहे कि मैं भी ऐसा फंस गया था एक बार 2001 में। तो वे अब यह नहीं कहते आप भी फंस गए होगे, आप हो सकता सही हो, परंतु ये मैं सही कॉमन सेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। अरे कोई स्टूडेंट कोई बाहर जाता है तो ऐसे करना चाहिए। ये बाहर गया है, हो गया जाने वाला है तो ये बता रहे हैं उसका ट्रिक थोड़ा सा, ठीक है। चलो सुनो, मूलभूत हैबिट भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। मूलभूत हैबिट जैसे यहाँ बोलते हैं वहाँ भी, जैसे जो चीज़ आपकी हैबिट करने की हैबिट बन चुकी है, पता चला कि कुछ खेलने वाले की हैबिट है, खेलने क्रिकेट खेलने चले गए, ये खेलने चले गए, तो ये सब करते रहोगे तो नहीं निकल पाओगे। जो लोग कुछ ना करता होगा, एक एक चीज़ में फोकस होगा तो निकल जाएगा। आप सोचते कहीं खेलना जरूरी नहीं है, जरूरी है, पर अभी ना खेलो यदि आप नेट की तैयारी नहीं कर रहे हो। सब चीज़ों से परहेज करना पड़ता है, यही अधिकांश लोग नहीं कर पाते, ठीक है। वो सब करते रहते हैं, उसकी भी तैयारी करते रहते हैं। अब जो एक ही क्षेत्र में फोकस करेगा तो उससे तो पीछे हो जाओगे ना आप। वो तो आपका मुकाबला ऑल इंडिया से है, एक्सीलेंस स्कूल भर से थोड़ी है, इसके इससे मुकाबला है, ऑल इंडिया से है। तो जो आप लापरवाही करोगे, आप सोच आधा घंटे आराम कर लेते हैं, पता चला 2 घंटा बीत गया, अब तो आप कितने लोगों से पीछे हो गए। जो आराम ना कर रहा होगा उससे तो पीछे हो गए कि नहीं हो गए। ठीक है। और दूसरी बार ये भी होती है, घर वाले भी परेशान करते रहते हैं। चिंता ना करो, मान लो आपको बड़ा ड्रीम बना लिए, IIT क्वालिफाइड कर लिए, कहीं पे चले जाओगे, अमेरिका चले जाओगे, तो घर वाले तो अभी उस ले तक पहुँचे नहीं है ना, तो वे आपको अपने हिसाब, कहीं तो तुम चलो बराहों में न्योता खाने चले जाओ, हम चलते तुम भी चलो। अब वहाँ डिसीजन आपको लेना पड़ेगा कि हम नहीं जाएंगे भाई, पर आप बनना तो चाहते हो कि हम IIT निकाल करके अमेरिका जाएंगे, और काम करना चाहते हो घर वालों के हिसाब से। इतना अपना कड़ा डिसीजन भी नहीं ले पा रहे हो, है ना। ये भी जरूरी होता है। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ कि बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट होते हैं, पर वो घर वालों की बात मानने लगते हैं, और वो गोल क्या है उनका, आसमान वाला, ठीक है। तो आसमान वाला ड्रीम कैसे पूरा हो पाएगा, जो आसमान में पहुंच चुका वे जो बोलेगा वे करना पड़ेगा। पर आप पहुंचना तो वहाँ चाहते हो और करना मम्मी पापा के हिसाब से कर रहे हो। अब ये नहीं कहते कि मम्मी पापा की बात ना मानो, मानना जरूरी है, परंतु कहाँ मानना है कहाँ मानना नहीं है, को अपना डिसीजन लेना है, ये भी जरूरी है। हैं क्या जरूरी है, हम न जाओगे पर हम निमंत्रण खाने तो क्या बिगड़ जाएगा आपका। पर घर वाले बोल देते, कभी फोर्स करते हैं। मैं नहीं बोलता कि आपके घर वाले बोलते होंगे, अधिकांश स्टूडेंट को मैं देखता हूँ कि कुछ ना कुछ बात के लिए ले जाएंगे उनको भी, हैं। ठीक है। अब यहाँ पे मान लो स्टोरी शेयर करोगे, देखो जैसे आप स्टोरी बना रहे हो अपनी, तो क्या स्टोरी बना रहे हो कि आज मैं अमेरिका में इसलिए रहता हूँ कि घर के सदस्य चले जाते थे तो मैं समोसा खा करके गुजारता था, और पढ़ता रहता, उनके साथ जाता नहीं था। या कि मैगी बना के दाल बना के पी लेता था, मैगी खा के रहता था, घर में रहता था,
अपनी स्टोरी बना रहे हो, स्टोरी किसी को बताओगे तो जो पढ़ने वाले हैं उनको मोटिवेशन मिले, तब आप यूनिक काम करोगे। अब आपकी स्टोरी कुछ नहीं बन रही है, नॉर्मल स्टूडेंट वाली है, तो नॉर्मल काम भी करोगे। स्टोरी ऐसी बननी चाहिए कि जो अपनी स्टोरी आप बताओ तो लोगों को मोटिवेशन मिले। तो ऐसी स्टोरी बनाते नहीं हो, करना भीड़े वाले लोगों जैसे है, और यूनिक काम करना भी चाहते हैं। तो अपना स्टोरी आप खुद बनाओ कि भीड़ वाले लोगों से हट के आज हम करने कौन कौन सा काम किए, आज डायरी में लिखा करो सब चीज़ें, ठीक है। लिस्ट उस्ट बनाओ, एक डायरी यदि नहीं लिखते तो डायरी ही ज़िंदगी आदमी की बनाती है। क्या क्या किए, क्या क्या बाकी रह गया, आज क्या कौन सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाए, कल क्या उसकी रणनीति बनाओ, तो उसके बारे में ज़्यादा सोचो तो कल कर लोगे। पता चला कि आज तक हिंदी नहीं खोले, जबकि 10 मिनट टाइम निकाल सकते थे रोज़ कि नहीं, 20 मिनट भी निकाल सकते, वो भी 100 नंबर का पेपर होता है। इंग्लिश नहीं पढ़े, 20 मिनट निकाल सकते थे, 20 मिनट मोबाइल में चला गया, पता चला 1 घंटे मोबाइल में चला गया, लेकिन 20 मिनट हिंदी पढ़ने का टाइम नहीं मिला, ठीक है। 10 मिनट पढ़ने का इंग्लिश टाइम नहीं मिला, लेकिन 2 घंटे इधर उधर चला गया। तो ये सब चीज़ कब फोकस कर पाओगे, जब डायरी में लिखोगे। तो आज भले नहीं कर पाए हो तो कल करोगे। लगेगा कि 2 घंटे मेरा फालतू इधर चला गया, पर हिंदी इंग्लिश खोलेगी नहीं, तो महत्वपूर्ण काम बचा है कि नहीं बचा है। अब फालतू काम में 2 घंटा चला गया, तो ये कब सुधार कर पाओगे, जब लिखोगे। लिखोगे नहीं तो ऐसे चलता रहेगा। 3-4 महीने बीत ही गया है, और आगे 10 महीने बीत जाएगा, पर लिखोगे तो करे शुरुआत कर दोगे, ठीक है। उसमें ग्रेडिंग दो कि आज मान लो 10 नंबर का काम, यदि हम पूरा जितना हमारे पास कैपेसिटी थी 10 नंबर हम पाते, पूरा कर लेते पूरे स्टेप, तो अब उसमें 10 नंबर में कितने नंबर लायक आज काम किए, अपने से अनुमान लगा के नंबर, तो ठीक है। सुबह हम 5 बजे से लेकर के रात 12 बजे तक में ये काम कर सकते थे, उनमें से कितने % आज किए, पूरा करते तो 10 नंबर दिया जाता, उसमें कितना का नंबर काम किए आज, पता चले कल लिख दिया कि 6 नंबर लाएगा, तो कल कोशिश करो कि 7 हो जाए। तो जब लिखोगे पूरा रिकॉर्ड तभी हो पाएगा, ठीक है। सीधी में रह के आप अमेरिका जैसा बन सकते हो, बशर्ते ये सब काम करना शुरू कर दो। और अमेरिका भी चले जाओगे, ये काम नहीं करोगे कोई फर्क नहीं पड़े, चाहे यहाँ रहो चाहे अमेरिका चले जाओ। जब तक अपनी कमजोरी को महसूस नहीं करोगे, उसमें सुधार नहीं करोगे, आवश्यक कदम नहीं उठाओगे, कहीं चले जाओ चाहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके ऊपर। कोई ऐसा पैदा ही नहीं हो कि आपको सुधार दे, जब तक आप अपनी सभी कमजोरी को लिखोगे नहीं डायरी में रोज का रोज। और कल अपना रिकॉर्ड तोड़ो, आप किसी दूसरे का रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकते, अपना रिकॉर्ड तोड़ो आप। आज से बेहतर क्या किया, आज 6 नंबर पास, 10 में 6 नंबर, 60% काम करते, कल क्या करेंगे, 70, 75 करेंगे, 80 करेंगे, 100% रोज करो। और डायरी में रोज 10 में 10 लिखो, आ जाए पूरा, जितनी कैपेसिटी आपके अंदर है पूरा काम किए, पूरे साल करो। 1 साल में कोई भी कंपटीशन क्वालिफाइड कर सकते हो, ठीक है। पर ये तभी कर पाओगे जब डायरी बनेगी और लिखित रहेगा पूरा। टाइम टेबल बनाओ, सुबह 5 से लेकर के और रात 12 बजे तक, और जो लिख लिए उसको करना है। नहीं कर पाते तो उस टाइम में किए क्या, ये भी लिखना है बगल में। 5 से 6 टाइम टेबल बनाए, फिजिक्स पढ़ने का, केमिस्ट्री पढ़ने का, नहीं पढ़े तो क्या किए, 5 से 6 जो किए हुए भी लिखो। मोबाइल चलाते रह गए, कुछ भी करते रह गए, तो जो करते रह गए तो इधर लिखते रहो। अब फिर देखो कि आपका कौन महत्वपूर्ण काम छूटा और कौन फालतू काम यहाँ किए, ठीक है। तो जो फालतू काम किए, पता चला फालतू काम करने का घंटा 5 घंटा चला गया, सो भी गए थे 2 घंटे फालतू में, और इधर 2-3 काम महत्वपूर्ण वाले छूट गए। अब क्या करोगे, तो कल जब लिखोगे तो कल वाला पूरा करोगे। 5 घंटा लास्ट कल नहीं होगा, लिखोगे नहीं तो कल भी 6 घंटे बल्कि हो जाएगा, हैं। और लिखोगे तो कल 7-8 दिन के अंदर ये क्या होगा, 5 घंटे फालतू में जाने वाला टाइम 5 मिनट हो जाएगा, तो समझ 0 मिनट हो जाएगा, जैसे आज मोदी लोगों का है। 1-1 मिनट पूरा टाइम लिखे हैं, पूरा किस टाइम में कहाँ रहना, कहाँ रैली करना, कहाँ क्या जाना, सब लिखे हैं पूरा, ठीक है। तो उसी प्रकार वे काम कर रहे हैं। तो ये आप भी करना, आपको भी करना पड़ेगा कहीं भी जाओ तो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बताना हम मुझे समझते हैं, ठीक है। इससे अच्छा आपकी ग्रोथ होगी, ठीक है। जिस काम के लिए जाओगे उसमें सफल होके आओगे। तो देखो यहाँ बता रहे हैं टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल, है ना। तो लिखो लेट कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स अमेरिका जा रहा है।
बी का कोऑर्डिनेट S2y2, सी का कोऑर्डिनेट S3y3। ABC, let AD, BE and CF are median of triangle ABC, median of triangle ABC। G is concurrent point of median AD, BE and CF। That is G is centroid of triangle ABC। That is G is centroid। कॉन्ग्रुएंट पॉइंट को सेंट्रोइड भी कहते हैं, है ना। मीडियन के इसके बाद सी लिखे हैं। G is concurrent, CONCURRENT point of median AD, BE and CF। G is centroid of triangle ABC। That is G is centroid of triangle ABC। So since AD is median of triangle ABC, so D is midpoint of side BC। D is midpoint of side BC। Therefore D का कोऑर्डिनेट क्या होगा, S2 प्लस S3/2 by2 प्लस by3/2। मिड पॉइंट का फार्मूला लगा दिए। जब डी मिड पॉइंट है BC का ना, अब BC के मिड पॉइंट को फार्मूला कैसे निकालोगे, S2 प्लस S3/2 by2 प्लस y3/2। We know that G divide, we know that centroid G divide median AD in the ratio 2:1 internally। Then internally, then bisection formula, तो G का कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे, 2 इंटू ये S2, तो S2 का काम ये कर रहा है, और 1 इंटू S1/2 प्लस 1, फिर 2 इंटू ये प्लस 1 इंटू ये अपॉन 2 प्लस 1, यही ना सेक्शन फार्मूला से। तो 2 इंटू S2 प्लस S3/2 प्लस 1 इंटू X1 2 प्लस 1, 2 इंटू y2 प्लस y3/2 प्लस 1 इंटू y1, तो 2 प्लस 1, ये 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया। y2 प्लस y3 प्लस y1/3, S1 प्लस S2 प्लस S3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3। ये आ गया सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट।
लिख लिए? यस। तो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट का फार्मूला क्या है बताओ जीत? किसका? सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट का फार्मूला सर x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। आप बताओ अरुणोदय। x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन। आप बताओ। x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। आप बताओ सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट। x1 प्लस h2 प्लस h3 अपॉन 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ठीक है। तो सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट का फार्मूला आपको पता हो गया। आज आपको नई बात क्या पता चली कि जो सेंट्रोइड होता है मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है, ये आपको नई बात पता चली। ठीक है, सेंट्रोइड मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है, जब तुम दादा बन जाना मिलने जाना। भाई जब तुम देखो क्वेश्चन लिखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल ABC। सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल whose vertex are 4 3 -3 5 and 2 -3। सही क्या लिखे हैं? वर्टेक्स R किसी ट्रायंगल के वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट दिया है ऐसे। ए का कोऑर्डिनेट S1 y1 के स्थान पे क्या दे दिया? 4, 3। बी S2 y2 के स्थान पे क्या दे दिया? -3, 5। और सी S3 y3 के स्थान पे क्या दे दिया? 2, -3। तो गिवन वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल ABC ए S1 y1 के स्थान पे 4 3 3 5 सी S3 y3 2 -3। Let GXY be centroid of triangle ABC, then we know that GSY क्या फार्मूला है? S1 प्लस S2 प्लस x3 अपॉन 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। S1 के स्थान पे क्या लिख दोगे? 4 -3 प्लस 2 अपॉन 3 3 प्लस 5 प्लस -3 अपॉन 3। तो GSY 4 और 2 क्या होगा? 6 से 3 निकला तो 3, तो 3 अपॉन 3। और ये क्या होगा?
5 3 8, सर 3 3 कट गया। हाँ तो 5/3 है ना, यस ये कट गया। तो जी का कोऑर्डिनेट s कामा बाई तो क्या हो गया 1 कामा 5/3, 1 कामा 5/3। तभी किसका कोऑर्डिनेट बताए हम, सेंट्रोइड का। यस अब सेंट्रोइड के बाद जैसे मान लो कि इस एंगल का बाइसेक्टर खींच दो, इस एंगल का बाइसेक्टर खींच दो। अभी तो मीडियन का कॉन्ग्रुएंट पॉइंट निकाले थे ना। अब यहाँ एंगल बाइसेक्टर का कॉन्ग्रुएंट पॉइंट जो होता है इसको कहते हैं इन सेंटर। क्या बोलते हैं, इन सेंटर। इन सेंटर इसका कोऑर्डिनेट निकालने का फार्मूला होता है ax1 + b(s2 + c(s3)। बता रहे हैं अभी तो बोल गए सब, तो अभी सुने नहीं आप। a/1 + b/2 + c/3 अपान a + b + c। ये बोल रहे हैं किसी ट्रायंगल की, जैसे आप लोग पढ़े थे 5वीं 6वीं क्लास में कि जैसे मान लो कोई ट्रायंगल, कोई एंगल बना हुआ है ऐसे इस प्रकार का एंगल ABC, तो इस एंगल का बाइसेक्टर करना है तो क्या करते हैं राउंडर से कोई रेडियस लेकर के एक आर्क ऐसे खींच देते हो ऐसे, ठीक है। फिर क्या करते हैं, इस जहाँ कटा इसको मान लो P है, इसको कह लो Q। P को सेंटर मानते थे और P से Q तक के डिस्टेंस के आधे से अधिक डिस्टेंस लेकर इधर भी आर्क खींचते थे, इधर भी खींचते थे, और जहाँ पे कट जाता था इसको मिला देते थे तो क्या आ जाता था, एंगल B का बाइसेक्टर, एंगल इस एंगल का बाइसेक्टर, O एंगल का बाइसेक्टर आ जाता था, ठीक है। तो किसी ट्रायंगल में 3 एंगल बने हैं तो तीनों को बाइसेक्टर खींचो, एक AO हो गया, BO हो गया, एक CO होगा, तो तीनों बाइसेक्टर एक ही पॉइंट से पास होंगे। तो बाइसेक्टर का कॉन्ग्रुएंट पॉइंट कहलाता है इन सेंटर, एंगल बाइसेक्टर का, ठीक है। अब यहाँ मान लो किसी साइड है, मान लो एक ट्रायंगल ABC है, ऐसे ट्रायंगल ABC की साइड का हम बाइसेक्टर खींचे थे। ये भी जानते हो कोई लाइन सेगमेंट का बाइसेक्टर कैसे खींचते थे, तो यहाँ पे क्या करते थे, A को सेंटर मानकर AB के आधे से अधिक डिस्टेंस लेकर इधर भी आर खींचते थे, इधर भी, तो इधर भी और दोनों को मिला देते थे, AB का बाइसेक्टर आ जाता था, ठीक है। तो ट्रायंगल ABC की साइड, तीनों साइड का बाइसेक्टर खींचो, इसका बाइसेक्टर खींच दिए, इसका बाइसेक्टर खींच दिए, इसका बाइसेक्टर खींच दिया, तो तीनों जहाँ पे मिलते हैं उसको इन सेंटर सरकम सेंटर बोलते हैं, सरकम सेंटर। इसको तो इन सेंटर बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, सरकम सेंटर। तो यहाँ से A तक की डिस्टेंस, यहाँ से B तक की डिस्टेंस, यहाँ से C तक की डिस्टेंस सेम रहती है, OA = OB = OC, ठीक है। तो सरकम सेंटर का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए OS मान लेंगे और फिर OA = OB = OC कर देंगे, ठीक है। फिर OA का स्क्वायर कर देंगे, OB का स्क्वायर कर देंगे, OC का स्क्वायर कर देंगे, फिर OA का स्क्वायर = OB के स्क्वायर एक बार OA का स्क्वायर = OC का स्क्वायर, तो 2 इक्वेशन आ जाएंगे और दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देंगे तो SY की वैल्यू आ जाएगी, तो क्या आएगा, सरकम सेंटर का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, ठीक है। इन सेंटर निकालने का क्या है, A, जैसे वर्टेक्स A है तो वर्टेक्स A के अपोजिट साइड क्या है, BC, तो BC को A से डिनोट करो, BC की लेंथ को A से डिनोट, यानी वर्टेक्स A के अपोजिट साइड को स्मॉल a से डिनोट करो, वर्टेक्स B के अपोजिट साइड को स्मॉल B से डिनोट कर दो, B = AC, और वर्टेक्स C के अपोजिट साइड को स्मॉल c से डिनोट करो, तो C = AB। तो AB C का मतलब क्या है, डिस्टेंस बिटवीन A एंड B, A से B तक की डिस्टेंस निकाल दो तो C मिल जाएगा, A से C तक की डिस्टेंस मिल गई, स्मॉल b मिल जाएगा, B से C तक की डिस्टेंस तो स्मॉल a मिल जाएगा। इनका कोऑर्डिनेट आपको पता है ये फार्मूला लगा देंगे, ax1 + bs2 + c(s3) अपान a + b + c, a/1 + b/2 + c/3 अपान a + b + c, ठीक है। तो ये किसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा, इन सेंटर का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, ठीक है। और सरकम सेंटर का तो ये आज कल बताएंगे डिटेल, है ना। इन सेंटर का कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, सरकम सेंटर का कैसे कोऑर्डिनेट निकालेंगे, इस पर आधारित क्वेश्चन, ठीक है। आगे सब रास्ते में आने वाले हैं, इसे आपके NCERT में दिया है इस ग्रेडियंट से स्लोप, कोई लाइन एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है उस एंगल का टेंजेंट स्लोप कहलाता है, यहाँ से दिया, स्लोप से दिया है। परंतु इसके लिए आगे पीछे से जो यूज होने वाले हैं उन सबको एक बार हाईलाइट कर दे रहे हैं ताकि ये अभी इनको पढ़े भी नहीं हो आप, तो बीच में जब सवालों में आ जाएगा तो कहोगे ये कहाँ से टपक पड़ा है, सेंट्रोइड,
इन सेंटर कहाँ से आ गया, सरकम सेंटर कहाँ से आ गया। तो सेंटर ही है। हाँ, ये एमपी बोर्ड वाली किताब में पहले ये सब पहले दिया था, इसके बाद भी दिया था। सर अब ये नहीं है। हाँ, अभी कोर्स में नहीं है पर आगे सवालों में यूज होगा। अमेरिका में जा, तुम डांसर बन जाओ। अमेरिका नहीं जाना है वो जानता। अमेरिका वाले यहाँ आते हैं डांसर बनने के लिए। कृष्णा तुम तो नहीं आए हो अमेरिका से ना? मुंबई। मुंबई से आए हो ना? मुंबई जाते हैं अमेरिका वाले। क्योंकि डांसर ही बनना है। टाइगर श्रॉफ